यस प्लीज। नमस्ते सर। नमस्ते, बैठिए कैसे हो? थैंक यू सर। तो आपका इंटरव्यू प्रारंभ किया जाए। यस। ठीक है। आपका मैं डेफ देख रहा था, एक यूनिक चीज थी। यस। फ्रेंच से आपने ग्रेजुएशन किया हुआ है। हम लोग तो फ्रेंच नहीं जानते हैं, फिर भी हम आपसे एक एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि फ्रेंच में ही आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सर, je viens de Bihar, j'habite à Bhagalpur. J'étudie mon licence en français de GNU. J'ai complété mon master de sociologie de IGNU. Mon passe-temps est cuisinier et faire le gym. ओके, जितना अब आपने बोला मुझे तो समझ में आया नहीं। अब आप हमें हिंदी में बताओ। सर, मैंने अपना ग्रेजुएशन 2017 में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से फ्रेंच में कंप्लीट किया है। मैंने अपना मास्टर्स सोशियोलॉजी में 2023 में इग्नू से कंप्लीट किया है सर। अभी मैं अपने गृह जिले में ही रह के सिविल सेवा की तैयारी करता हूँ और साथ ही बच्चों को ट्यूशंस पढ़ाता हूँ सर। और मेरी हॉबी वर्किंग आउट इन द जिम एंड कुकिंग हेल्दी फूड है सर। अच्छा, ठीक है। तो एक चीज आप बताओ, सोशियोलॉजी पे हम लोग बात कर सकते हैं अभी से, जो कि आपका रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, इसी साल हुआ है। यस। तो सोशियोलॉजी में कहाँ बात कर सकते हैं? थियरी पे, थॉट पे, उसमें भी इंडियन थिंकर, वेस्टर्न थिंकर? सर, वेस्टर्न थिंकर और इंडियन थिंकर दोनों पे सर। दोनों पे बात कर सकते हैं। अगस्ट काम्ट, वो भी फ्रेंच थे। यस। ठीक है ना? तो फ्रांस में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से अगस्ट काम्ट को सोशियोलॉजी को एक विषय के रूप में इस्टेब्लिश करने में उनको आवश्यकता महसूस हुई? सर, फ्रांस की सोसाइटी सर सबसे पहले ही पॉलिटिकली एक्टिव हो गई थी सर, क्योंकि वहाँ पे जो राजा की जो सत्ता थी उसके कारण बहुत सारे इकोनॉमिक, सोशल, इन सब दिक्कतों का सामना करना पड़ा था लोगों को। तो उस राजा को हटाने के लिए, वो डेमोक्रेटिक सेटअप लाने के लिए सर बहुत बड़ा वहाँ पे सोसाइटी में उथल पुथल हुआ, जिस सोसाइटी में अनार्की मच गया सर। और इसको देखते हुए सोसाइटी को स्टेबलाइज करने के लिए, सोशल ऑर्डर लाने के लिए, इस कारण बहुत से सोशियोलॉजिस्ट ने ऐसा प्रयास किया कि सोसाइटी को स्टेबल कैसे किया जाए। इसमें ऑगस्ट कॉम्ट की भूमिका महत्व रखती है और ऑगस्ट कॉम्ट सोशियोलॉजी के इसलिए संस्थापक भी माने जाते हैं सर। अच्छा, तो उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दी थी सोशल फिजिक्स की, सामाजिक भौतिकी। यस सर। उसके बारे में कुछ बताएंगे? सर, सोशल फिजिक्स में उन्होंने बताया कि जैसे फिजिक्स कॉज एंड इफेक्ट पे काम करती है, जैसे चीजें गर्म करो तो उसका एक कॉज है, एक इफेक्ट है। इसी प्रकार ह्यूमन जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, जो भी एक्शंस है सर, सबका एक कॉज है और उसका एक इफेक्ट है सर। तो इसी का नाम उन्होंने सोशल फिजिक्स रखा। पर क्योंकि सर ये फिजिक्स वर्ड पहले यूज हो चुका था, इसलिए सोचा कि सोशियोलॉजी तो समाज के सारे पहलुओं को कवर करती है, तो सर हम इसका नाम सोशियोलॉजी रख देते हैं। तो उन्होंने फिर सोशियोलॉजी रखा सर। अच्छा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन अभी इस बार का मेरा, कि जो ये फ्रेंच का नॉलेज है, इसको बिहार के डेवलपमेंट में आप कैसे यूज करोगे? सर, आज जैसा हम जानते हैं, कोई भी देश या कोई भी राज्य अकेले सर विकसित होने में बहुत बड़ी समस्या है सर। हमें दूसरे देशों का हेल्प लेना ही पड़ेगा सर, और दूसरे देशों को हेल्प करना भी पड़ेगा। उस केस में सर अगर कोई बाहर की डेलीगेशन सर बिहार आते हैं, या हमारा कोई डेलीगेशन फ्रांस या फ्रेंच स्पीकिंग कंट्रीज जाता है सर, जैसे फ्रेंच जो है 29 देशों की ऑफिशियल लैंग्वेज है या कोई ऑफिशियल लैंग्वेज है, और 50 से ज्यादा देशों में सर बोली जाती है। तो उसमें अगर हम सर जाएंगे या हमारा उनके देशों के लोग हमारे आएंगे, तो मैं एक एसेट के रूप में काम आऊंगा सर। और सर हमारे यहाँ टूरिज्म का इतना बड़ा स्फीयर है सर, अगर फ्रेंच टूरिस्ट या स्पीकिंग टूरिस्ट हमारे यहाँ आएंगे तो मैं एज एन एसेट काम करूंगा, और अगर सरकार मुझे मौका देगी तो मैं पॉलिसी मेकिंग में भी कुछ हेल्प कर पाऊंगा सर। कहाँ हेल्प कर पाएंगे? सर मैं जैसे अगर फ्रेंच टूरिस्ट हैं सर, तो मैं देखूंगा सर कि उनको क्या चीजें यहाँ पे दिक्कतें होती हैं, किन चीजों की, या फिर हम उनको क्या बेहतर दे सकते हैं, वो लोग यहाँ ज्यादा से ज्यादा कैसे आए, तो उनकी बातों को समझ के मैं सरकार के समक्ष रखूंगा। ये तो आप किसी भी टूरिस्ट के लिए काम कर सकते हैं, जो फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, चाहे रशियन हो, तो किसी के लिए हो सकता है। ये सर, पर सर जैसा नेल्सन मंडेला जी कहते थे, अगर आप किसी के भाषा में बात करते हैं तो आप सीधे उससे उसके दिल से बात करते हैं सर। तो इससे मुझे लगता है मैं बेहतर कारगर साबित होऊंगा सर। और अगर कोई पॉलिसी बनानी हो सर, जैसे कि अगर हम अभी देखें G20 में न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन देखें सर,
तो उसमें भी सर जो 4 लोगों ने जो पॉलिसी बनाई न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, उसमें 2 चाइनीज के ज्ञाता थे, एक को स्पेनिश आती थी और एक को रशियन आती थी सर। तो ये मैं समझता हूँ कि मैं एज ए पॉलिसी मेकिंग में भी बहुत हेल्प कर पाऊंगा सर। तो मुझे लगता है कि आपका ये जो नॉलेज है, आप अगर यूपीएससी क्वालिफाई करते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब करते और कहीं मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री या आईएफएस आप हो जाते, तो आपका नॉलेज ज्यादा यूज होता है। बिहार में कितने डेलीगेट्स आते होंगे, कितने से उनका मीटिंग आपका होगा, ये मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा फ्रूटफुल है, मेरा ये मानना है। सर मैं बहुत आशावादी हूँ सर कि आने वाले समय में बिहार भी इंटरनेशनल फोरम पे बहुत डेवलप करेगा सर। जैसे 2013 में सर फ्रेंच एम्बेसडर बिहार के दौरे पे आए थे, उन्होंने भी बिहार के एजुकेशन से, टूरिज्म से बहुत डेवलपमेंट होने की और बहुत आपसी सामंजस्य बैठाने की उन्होंने कहा कि होने ही वाला है ऐसा। तो मुझे लगता है सर फ्यूचर में मैं बहुत काम आऊंगा सर बिहार के। बेस्ट आफ्टर, बहुत अच्छा, थैंक यू प्लीज सर। केशव आनंद, पापा आपके बैंक में थे? यस सर। किस बैंक में थे? सर बैंक ऑफ बड़ौदा सर। बैंक ऑफ बड़ौदा में थे, रिटायर कर गए? यस राइट। आपने नहीं सोचा बैंक ज्वाइन करने का? नहीं सर। मैंने सर इसलिए नहीं सोचा क्योंकि मेरी जो प्राथमिकता है सर वो बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में जाने की है सर। इसकी सर बहुत सारे रीजंस भी हैं, जिसमें कि सर डाइवर्सिटी है, मैं ज्यादा लोगों को कैटर कर पाऊंगा सर। मेरा अपना परसेप्शन ये है कि हमारे देश में जितने बैंकों की आवश्यकता है उसका 1/10 भी अभी नहीं है। यस क्योंकि अर्थव्यवस्था जितनी तेजी से ग्रो किया है ना, उतनी तेजी से हमारे पास बैंक नहीं आए। यस तो बैंक में आपका एक अच्छा करियर होता है, बैंकों के भी बहुत, इससे मतलब 2-3 साल एक्सपीरियंस के बाद आपके बहुत अच्छे हो जाते हैं। यस सर, बिल्कुल सर। हाँ। पर मैंने सर उससे ज्यादा सर जो मेरे समझ में आया, मैंने प्रशासनिक सेवा में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज और ज्यादा काम करने का जो स्कोप है सर वो देखा, इसलिए मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ। निश्चित सर बैंक में काफी काम किया जा सकता है और अगर किन्हीं को फाइनेंशियल सेक्टर या बैंकिंग सेक्टर में ज्यादा, और प्राइवेट सेक्टर बैंक, देखिए पब्लिक सेक्टर बैंक एंड प्राइवेट सेक्टर बैंक, मैं थोड़ी देर पे मान लेता हूँ कि पब्लिक सेक्टर बैंक में जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो गया है क्योंकि कंसोलिडेशन चल रहा है और मैकेनाइजेशन चल रहा है, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आने वाले हैं जहाँ पे एंट्री बहुत आसान है। और एक बार एंट्री ले लेने के बाद और आप 2 साल काम करने के बाद ये आपका एक फुल फ्लेजेड करियर ब्लूम कर जाता है। फिर उसके बाद आप कहीं जाइए, बैंक में जाइए, क्योंकि आने वाले समय बहुत सारे बैंक्स आने वाले हैं, इंश्योरेंस कंपनी आने वाली है, फाइनेंशियल सेक्टर बहुत तेजी से ग्रो करेगा। जितनी तेजी से ग्रो करना चाहिए उतनी तेजी से ग्रो नहीं किया है। तो इसमें करियर नहीं बन सकता था आपका, आपने सोशियोलॉजी कर लिया। Instead, sociology doesn't have very that. It is of course it is a subject and it has utility. But if you go from job perspectives, finance and something would have given you a better career. जी सर। पर मेरा सर बचपन से ही मानना था और मैं काफी समय से अपने जो क्षेत्र में जो समस्याएं देखता था सर, मुझे लगता है किसी भी क्षेत्र में जो ये मूलभूत समस्याएं हैं ये वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ही मतलब बहुत हद तक वही दूर कर सकते हैं सर। और फाइनेंशियल सेक्टर में निश्चित सर बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और जिन लोगों को उसमें इंटरेस्ट है उनको निश्चित उसमें जाना चाहिए और देश के विकास में उनको भी भागीदारी देनी चाहिए सर। बैंकों की 2 प्रमुख समस्या बताइए आजकल जो बैंक है। हाँ सर बैंकों की एक तो सर की जो पिछड़े क्षेत्र होते हैं सर वहाँ पे ब्रांचेस काफी कम है सर। दूसरा सर बैंक कर्मी पे, क्योंकि आधार का कियोस्क बैंक के अंदर आ गया है, जनधन अकाउंट बैंक के अंदर आ गए हैं, तो लोड सर काफी जो वर्क लोड है वो बहुत हद तक आगे बढ़ गए हैं सर। और सर जैसे आवास की सुविधा नहीं होती है बैंक के उच्च मैनेजर लेवल पे भी सर, तो इस केस में जिससे बैंक कर्मी को घर ढूंढने में नई जगह जाके उसमें समस्याएं आती है सर, ऐसा मैं फील कर पाता हूँ सर। CRR क्या होता है? सर CRR कैश रिजर्व रेशियो जो होता है सर वो RBI डिसाइड करती है कि किसी भी बैंक को अपने पास कितने पैसे रखने हैं ताकि वो जो लोन दे रहा है उसके अगेंस्ट वो सुरक्षित रहे सर, उसको CRR कहते हैं सर। अपने पास रखने CRR, आई एम वेरी सॉरी सर अगर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ सर इसको। SLR सर SLR भी सर मिक्स्ड होता है सर, इसमें गवर्नमेंट ट्रेजरीज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स
और कैश भी होता है सर। इसको हम रिजर्व करके आरबीआई के पास रखते हैं सर, एसएलआर को सर, ये कि हमारा बैंक सिक्योर है कितना वो बताने के लिए सर। ओके, आप ये बताइए, वर्किंग आउट आप जिम डेली जाते हैं? सर लगभग सर, एग्जाम के ड्यूरेशन को छोड़ दें सर, हाँ। तो मैं जिम या किसी प्रकार की एक्सरसाइज रोज कर ही लेता हूँ सर। एंड कुकिंग हेल्दी फूड, तो हेल्दी फूड ये मुझे समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये कहता है कि ये खाओ, फिर कहता है ये नहीं खाओ। अब Yes, एक चीज मैं पूछता हूँ, कौन सी दही अच्छी होती है? जो लोकल मेड दही अच्छी होती है कि पैक दही आती है वो अच्छी होती है? आप बताइए। सर क्योंकि पैक्ड दही में प्रिजर्वेटिव्स रहते हैं सर, हाँ तो इसलिए उसको खाना अवॉइड करना चाहिए। हाँ लेकिन जो लोकल दही है हमें उसमें देखना चाहिए हाँ। कि उसमें वो खुला तो नहीं है सर, जहाँ वो बिक रही है वो खुले स्पेयर में तो नहीं बिक रही खुला है। मतलब तो खुला ही होता है ना, दूध लाया उसमें डाल दिया, दही हो गया, हाँ सर, तो खुला ही होता है। हाँ पर वो काफी लोग वहां बाहर खोल करके उसको बेचते हैं सर, जैसे बंद फ्रिज से नहीं निकालेंगे हाँ। या बंद जगहों पे, ढकी हुई जगहों पे नहीं रखेंगे। हाँ हाँ तो ऐसे ढकी हुई जगहों पे अगर रहे और वेरीफाइड सोर्स में वो बने तो सर खुली दही भी अच्छी है। पैकेट वाली दही में अगर प्रिजर्वेटिव्स नहीं हो या बहुत कम हो तो हमें खाना चाहिए सर। प्रिजर्वेटिव्स होता है। तो हेल्दी फूड्स मतलब मैं ये इसको एक्सटेंड कर दूं, एनीथिंग दैट यू कुक एट योर हाउस इज ए हेल्दी फूड बिकॉज इट हैज नो प्रिजर्वेटिव, फ्रेश खाना मिल रहा है। एनीथिंग दैट यू ईट आउटसाइड इज अनहेल्दी, बाहर कुछ भी खाइए अनहेल्दी है। चॉकलेट्स है, बिस्किट्स है, अनहेल्दी है। बिस्किट्स अनहेल्दी होता है सर, डिपेंड करता है सर, अगर बिस्किट मैदे से बने हैं उसमें शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा हो तो वो निश्चित ही अनहेल्दी है सर। और अगर वो आटे से बने हो, कोई भी बिस्किट है बाहर में बन के आया है तो उसमें कुछ तो प्रिजर्वेटिव होगा ना। ये सर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए कुछ तो देंगे, है ना। तो सर उस केस में हम कह सकते हैं सर कि हाँ बिस्किट सर। फूड सिक्योरिटी की सर क्या होता है? फूड सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है? सर फूड सिक्योरिटी का मतलब कि इंसान को अपने जीवन यापन के लिए, डेली नीड्स के लिए खाना मिल पाए और उसके कारण उसे कोई दिक्कत ना हो कि उसके सोशल स्फेयर्स में, सोशल एक्टिविटी में किसी प्रकार की कमी आए। इसको फूड सिक्योरिटी बोलेंगे सर। ठीक है। आपने फ्रेंच भाषा को सीखने में इतना समय दिया, अगर हम यह समझें कि आप भारत सरकार के भारत और फ्रांस रिश्तों के बीच में एक नए सिरे से डॉक्यूमेंट तैयार होना और उसके एक सदस्य आप भी हैं। यस। और चूंकि भाषा आप पढ़े हैं तो कहीं न कहीं आप बेहतर समझ रहे होंगे, तो थोड़ा इसको लेकर आप मुझे समझाइए कि जो मौजूदा रिश्ता है, थोड़ा उस पर भी अब आपसे जानना चाहेंगे और क्या कुछ आप समझ पा रहे हैं। सर सर्वप्रथम तो भारत और फ्रांस के जो अभी रिश्ते हैं सर, वो भी बहुत अच्छे ट्रैक पे, बहुत अच्छे स्तर पे हैं सर। और अगर मुझे सर मौका मिलेगा तो मैं इन रिश्तों को इस प्रकार सुधारूंगा कि मैं जो दोनों देशों के बीच में जो कल्चरल गैप है सर, क्योंकि हम उनकी भाषा नहीं समझते, वो हमारी भाषा नहीं समझते, हमारे यहाँ कम लोग हैं जो फ्रेंच जानते हैं सर, तो मैं इस पे जोर डालूंगा सर। और जो स्कूल होते हैं जैसे सरकारी स्कूल, उन सब में भी मैं फ्रेंच भाषा एज एन ऑप्शन रखूंगा कि अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं और आप भाषा सीख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंच लिटरेचर, फ्रेंच पॉलिटिकल थ्योरीज इतनी रिच हैं, वो हमें एक बेहतर समाज बनाने में मदद करेंगे। तो ये चीज़ें मैं सर वहाँ से लूँगा। और मैं अपने फ्रांस और भारत के रिश्तों में, और जैसे ग्रीन एनर्जी है सर, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं सर, न्यूक्लियर एनर्जी है, ये सब अच्छी हैं सर, इनको मैं और आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा और तेजी प्रदान करूंगा। और जो टूरिस्ट वीजाज हैं उनको थोड़ा ईज करने का प्रयास करूंगा और बिहार की ब्रांडिंग करूंगा सर फ्रांस में, ताकि वहाँ के लोग आए और जाने कि ऐसा एक प्रदेश है जिस प्रदेश से ही 2 या 2 से अधिक धर्म के प्रमुख स्थल यहाँ पे हैं, तो वो एज ए रिलीजियस टूरिज्म घूमने भी आ सकते हैं। कौन कौन से हैं प्रमुख स्थल? सर बिहार में हमें बुद्धिस्ट सर्किट, रामायण सर्किट, जैन सर्किट, इको सर्किट और सर सिख सर्किट भी देखने को मिलता है सर। तो हम ठीक है, अब थोड़ा सा भागलपुर के बारे में बात कर लेते हैं आपसे। सिल्क इंडस्ट्री को लेकर के फ्रांस जैसे देशों में भी भागलपुर के सिल्क को काफी जगह मिला है। अगर मान लीजिए कि वहाँ के डेलीगेट्स आपके पास आते हैं और संजोग से आपको जगह एक बिहार प्रशासनिक सेवा के तौर पर भागलपुर में मिलता है ना, तो उन्हें क्या कुछ आप नया दिखाना चाहेंगे यहाँ से? सर सर्वप्रथम मैं उन्हें भागलपुर के बुनकर की फैक्ट्रियां दिखाना चाहूंगा सर,
कि कैसे सिल्क बनते हैं, वो जो बुनकर हैं वो बड़ी दयनीय अवस्था में है। जी सर, जी सर। मैं उनको बताना चाहूँगा कि इतने मेहनत करने के बाद, इतना उत्कृष्ट क्वालिटी का सिल्क प्रोड्यूस करने के बाद भी वो कितनी कम प्रॉफिट में रहते हैं और कैसी ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। इससे सर मैं उनसे एज ए ट्रस्टीशिप मॉडल पे मैं डेवलप कराऊंगा सिल्क इंडस्ट्री को। और क्योंकि फ्रांस में सर मेजर फैशन इंडस्ट्रीज के ब्रांड्स हैं, जैसे शनेल, डियोर, इस तरह के, लुई विटॉन, इस तरह के सर, मैं उनसे हेल्प लूंगा कि हम सिल्क इंडस्ट्री को ऐसे कैसे ब्रांड बना सकते हैं। जिस प्रकार अभी भागलपुर सिल्क इंडस्ट्री है, पर हम सिल्क का कोई सर एक ब्रांड नहीं जानते कि जो कि एक सिल्क बनाने वाली ही कंपनी है, इसका एक ब्रांड है। तो मैं ब्रांडिंग करूंगा सर भागलपुर सिल्क को और उसको नई ऊंचाइयों तक लेके जाऊंगा सर। ओके। अभी हमने रिसेंटली देखा परसों की इंडिया और इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गया फिर से, और इसमें बहुत अधिक कैजुअलिटीज हुई हैं। ये उन देशों का बायलैटरल इश्यू हो सकता है, फिलिस्तीन और इजराइल का, लेकिन इस घटनाक्रम का भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में जरा बताइए। सर फिलिस्तीन जो है वो बहुत सपोर्टेड है सर बाय अरब कंट्रीज, क्योंकि सर फिलिस्तीन में जो अल अक्सा मस्जिद है वो दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इस्लामिक पवित्र जगह है सर। तो इसलिए उनकी बहुत भावनात्मक जो जड़ें हैं वहां से जुड़ी हुई है, तो फिलिस्तीन को वो लोग सपोर्ट करते हैं सर। और भारत भी सर आज सऊदी अरेबिया से चाहे यूएई से बहुत स्तर पे, हमारे लगभग मिडिल ईस्ट में सर 1 करोड़ लोग लगभग रहते हैं सर। तो हम उनके साथ सर रिश्ते खराब नहीं कर सकते। और इजराइल सर हमारा ऑल वेदर पार्टनर है। पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में उसने हमारी मदद की, अभी भी हमारी काफी मदद करते हैं वो डिफेंस में, चाहे एनर्जी में सर। I2 U2 में भी हम उनके साथ हैं सर, इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए। तो सर हम किसी भी पक्ष के साथ अपने रिश्ते खराब नहीं कर सकते। और क्योंकि सर कूटनीति में राष्ट्रीय जो प्राथमिकताएं होती हैं उनको सर्वप्रथम लेके चलना पड़ता है सर। तो हमें दोनों देशों से, या फिलिस्तीन और इजराइल जो दोनों पक्ष हैं, उनसे मांग करनी चाहिए शांति की। और जो भी पक्ष इसको भंग करने में अपनी तत्परता दिखाए, हमें उसको समझाना चाहिए और यूएन के माध्यम से मदद मांगनी चाहिए कि आप इस वॉर को रोकें, ताकि पूरे देश और पूरी दुनिया में शांति व्यवस्था कायम हो सके सर। नहीं, ये तो एक आइडियल बात हो सकती है सर। जिस तरह से 20 मिनट में 5000 मिसाइलें छोड़ी गई इजराइल के ऊपर, और प्लस हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से और वायु के माध्यम से, हवा के माध्यम से या वायु माध्यम से, जल माध्यम से और लैंड माध्यम से, तीनों तरीके से इजराइल पे अटैक किया गया। आपको लगता है कि इसमें हम अगर शांति की अपील करें, बातचीत की अपील करें, तो इजराइल मानेगा? सर इजराइल को चाहिए और सभी देशों को चाहिए कि जो आतंकी संगठन है जो इसके पीछे है सर, जैसे कि हमास सर एक टेरर बैक्ड ग्रुप है जो वो एरिया कंट्रोल करता है सर, गाजा पट्टी। उसके सारे लोग सर, मैं नहीं मानता कि इस तरह के सोच वाले होंगे सर। तो वहाँ जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमें उनको न्यूट्रलाइज करने की तरफ ध्यान देना चाहिए सर। और सब देशों को चाहिए कि मिल करके जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इस पे ध्यान दें। और इजराइल को भी यही चाहिए सर। ठीक है। बिहार के संदर्भ में जो इस बार का बजट आया है, उस बजट की कुछ विशेषताएं बता सकते हैं? सर ये जो बजट है सर, ये 2,61,000 करोड़ के लगभग का है सर। और इस बजट में सर एग्रीकल्चर रोड मैप पे बात हुई है। और कौन सा रोड मैप है? सर 4th एग्रीकल्चर रोड मैप है। और सर इस पे बात होने के अलावा सर इस बजट में शिक्षा पे विशेष ध्यान, सबसे ज्यादा खर्च जो है सर शिक्षा पे, हम उसके बारे में हमने बात की है। और सर मेरे ध्यान में अभी यही आ रहा है सर। ठीक है। देखिए सर बताएंगे अभी आपको, लेकिन पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। आपका जो सीवी होता है ना, ये सीवी के थ्रू आप इंटरव्यू को डायरेक्ट कर सकते हो। इंटरव्यू क्या होता है, आप इंटरव्यू के किसी कोर्स को डायरेक्ट कर सकते हो। किसी एरियाज में आपका नॉलेज नहीं है तो आप इसमें एडमिट कर लिया करो कि सर इस एरिया में हमारा कुछ नहीं है, आई एम सॉरी सर, दैट शुड नॉट गो अगेंस्ट यू। लेकिन एक बात और है, हैविंग सेड दैट, it is very important that there are certain expected questions, right? You have done French,
it is very expected. They will ask you question on French. They will ask you question on sociology. And since your father is from the bank, they will ask you from the bank. Because you are from Bihar, they will ask you question from Bihar. Right? Yes or no? कुछ बहुत एक्सपेक्टेड है. तो मैंने आपसे बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, मैंने आपसे डेफिनेशंस पूछा और बहुत बेसिक चीज पूछा, CRR, SLR. आपने दोनों गलत कर दिया. बैंकिंग रिफॉर्म्स आप एकदम नहीं बता पाए, है ना? तो ये नहीं कहते दिस विल गो अगेंस्ट यू, लेकिन हम जो चीज को इंप्रूव कर सकते हैं उसको कर लेते हैं. इंटरव्यू से कब है आपका? परसों है. अब तो छोड़ दीजिए. 18-20 को रहता तो मैं कहता कि थोड़ा मोड़ा पढ़ लीजिए, तब छोड़ दीजिए. रिकलेक्ट कर पाते हैं परिभाषा तो ठीक है, नहीं तो सॉरी बोल दीजिए. इट विल नॉट गो अगेंस्ट यू, है ना? लेकिन वहां पे गेस करना और एकदम गलत हो जाना. CRR, it is that part of deposit which is kept with the RBI, and SLR, it is that part of the total deposit which is kept with the bank itself in the form of no. हाँ, तो आप पूरा उल्टा मिक्सअप कर दिए, क्या बोल दिए, सॉरी पूरा गलत था ना. तो दैट इज द फर्स्ट इंप्रेशन. अदरवाइज आपका सब कुछ परफेक्ट. आपने जिम किया है ना, तो आपके पर्सनैलिटी में दिखता है ना? आपका सब कुछ परफेक्ट है. यहाँ पे आके आप गड़बड़ा गए. कोई आपको बताया नहीं कि बैंक से पूछ देगा, क्योंकि आपके पापा बैंक में थे. आप यहाँ लिख भी दो, नहीं तो लिख देते सीधे कि सर इस फार्मर तर्मर कुछ लिख देते. फार्मर तो सब जगह चलता है ना? आपने लिखा है नहीं यहाँ पे, तो इसका मतलब आप इंटरव्यू वो कह रहे हो कि आप यहाँ से देखो. अदरवाइज यू आर परफेक्ट, है ना? सर बताएंगे. आनंद में रहो. 12 तारीख को आपका इंटरव्यू है. 11 से. मैं गारंटी देता हूँ न केवल आपका सिलेक्शन होगा, बल्कि आपको अच्छी रैंक मिलेगी. गारंटी देता हूँ, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ. मेरा 10 साल का यही अनुभव है. ठीक है ना? क्यों है ये भी बताता हूँ. यंग हो, सबसे पहली बात. ठीक है, अभी उम्र 29 की होगी, फिर भी कूल हो, कंपोज हो, लॉजिकल हो, एक्सप्रेशन अच्छा है, थिंकिंग अच्छी है. एक अच्छी थिंकिंग होती है ना, कि बात में वैल्यू. जैसे थिंकिंग अच्छी होने का मतलब क्या? जो वैल्यू हमें चाहिए प्रशासन में, बिहार के लोगों में, वो वैल्यू आपके पास है. नॉलेज अच्छा है. सामाजिक भौतिकी बहुत कम लोग बता पाते हैं. ठीक है? तो एक कंप्लीट पैकेज हुआ. एक पैकेज हमको ब्यूरोक्रेट्स में खोजना होता है ना, सारा पैकेज में है. थैंक यू. ठीक है? और कूल डाउन रहो, कोई दिक्कत नहीं है. ऐसा मत सोचो कि मुझे अब कुछ करना है ना. बस 1-2 चीज याद करना. जो चीज नहीं आती सीधे सॉरी बोल दो, कोई दिक्कत नहीं ना. लेकिन आपको मैं गारंटी देता हूँ सॉरी बोलने की नौबत नहीं है, कि जहां बोलोगे फाड़ के रख दोगे. ठीक है ना? हाँ. और जितना आपका फ्रेंच को लेकर के हम फ्रांस के साथ कैसे रिश्ते मजबूत कर सकते हैं, फ्रांस के लोगों को कैसे बिहार के विकास में यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा आंसर था मेरा आपका. ठीक है ना? फ्रेंच लैंग्वेज को हम प्रमोट कर सकते हैं. लोगों को प्रमोट करने के लिए नहीं कहा, आपने कहा कि हम उसको चलाएंगे, जिसको पढ़ना पड़ेगा. बहुत अच्छी बात है. ठीक है ना? मैंने सारी चीजें बहुत अच्छी देखी, लेकिन इंप्रूवमेंट की गुंजाइश हमेशा रहती है. 3 चीजें करो. पहली चीज, अपना एनर्जी लेवल बढ़ाओ. ओके सर. ठीक है ना? ओके सर. एकदम. दूसरी चीज, चेहरे पर मुस्कान ले आओ. ओके सर. ठीक है? एनर्जी लेवल बढ़ाओ, मुस्कान ले आओ, और इसके साथ आपके चेहरे पर कॉन्फिडेंस आना चाहिए. कॉन्फिडेंस नहीं था. ओके सर. ठीक है ना? हाँ, क्योंकि पूरे हर चीज अच्छी है. आपके नॉलेज पर, आपके बातचीत के लेवल पर, आपके एक्सप्रेशन के आधार पर, आपकी लॉजिक के आधार पर कोई आपको रिजेक्ट नहीं कर सकता. लेकिन मैं जो कह रहा हूँ, इससे आपके नंबर बढ़ेंगे. और मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप कर लोगे तो कम से कम 15 नंबर बढ़ेगा. 70 पे हो तो 85 चले जाओगे, 75 पे तो 90 पे जाओगे आप. और उसके लिए चेहरे की उदासी हटाओ. किस बात की उदासी है? ठीक. नहीं सर, थोड़ा नर्वस हो. कुछ नहीं, मैं कह रहा हूं उदासी हटा दो एकदम. सेविंग करके जाना. यस. ठीक है? बाल वगैरह थोड़ा सा और कट कर सकते हो, जैसे भी आप देख लेना अपने हिसाब से. वेल ड्रेस्ड हो जाना. उदासी नहीं आनी चाहिए. अब ये आपके हाथ में है, ये नॉलेज के हाथ में नहीं कि मुझे याद नहीं आया था. उदासी हटनी चाहिए, ऊर्जा, कॉन्फिडेंस और स्माइल. ठीक है? ये 4 चीज कर लो बाबू. ठीक है ना? आके बोलना कि अगर तुमको 85 से कम नंबर मिल जाए तो बोलना कि किसी टीचर ने हमको गलत कहा था. हाँ, लेकिन ये 4 काम करने होंगे. और इसके लिए जब भी, अभी 1 दिन का टाइम है ना, 1 दिन घर पे अपने आप को बोलो,
अपनी आवाज को रिकॉर्ड करो, उसको सुनो और रिकॉर्ड मत करो, उस मोबाइल में देखो कि हमारे चेहरे पे एक्सप्रेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है ना, हमारे चेहरे से उदासी जा रही कि नहीं जा रही है, हमारा कॉन्फिडेंस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये चीज देखो आप। और कोई दिक्कत होगी तो हम तुमसे बात कर लेंगे, हमारा नंबर ले लेना, मांगना दे देंगे, नहीं तो हम दे देते हैं, ठीक है ना। हाँ, लेकिन एकदम घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझ लेना कि मुझे एक नौकरी है जो छीन लेनी इस बार, ठीक है ना, ऐसा मौका बार बार नहीं आता, ठीक है। मस्त रहो एकदम, कोई तनाव नहीं लेना, कोई घबराहट नहीं, और जितना, ठीक है ना, और एकदम निश्चिंत रहो, अगर मैं कह रहा हूँ तो कुछ दावे के साथ कह रहा हूँ, ठीक है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा होगा, थैंक यू सर। ठीक है ना।